हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्टिव गुरु पर। तो अभी हम इस चैनल पर पियाजे की थ्योरी कवर कर रहे हैं और हम इससे रिलेटेड आपको 3 वीडियोस दे चुके हैं जिसमें आपको कुछ कंसेप्ट्स और उनकी 3 स्टेजेस के बारे में बता दिया गया है। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आज हम शुरू करने वाले हैं उनकी 4th स्टेज यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसकी स्टेज पियाजे ने 11 से ऊपर बताई है। उन्होंने इसकी कोई दूसरी नहीं बताई कि 11 से कितने तक, बस ये बताया कि 11 साल से ऊपर तक चलती है। तो पहला इसका मेन पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले बच्चा प्री ऑपरेशनल में तो उतने लॉजिक नहीं लगा पा रहा था, फिर अब वो आया आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, वो कॉन्क्रीट चीजों को देखकर उन पे थिंकिंग लगा पा रहा था, लॉजिक लगा पा रहा था। अब इसमें क्या होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगा सकता है या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। इसका यह मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई घटना उसके सामने नहीं हो रही हो, जिन चीजों को सुन ना पा रहा हो, देख ना पा रहा हो या फील ना कर पा रहा हो, वो उन चीजों के बारे में भी सोच सकता है, अपने विचार कर सकता है। देखिए इस स्टेज में आपने एक नोटिस किया होगा कि जो इस उम्र के बच्चे होते हैं उनकी किताबों में, उनके जैसे किताबें हैं उसमें जो एक्सरसाइज होते हैं उन क्वेश्चंस में एक वर्ड आपको दिखेगा, मान लीजिए या इफ दिस या इमेजिन, यानी कि ऐसे वर्ड्स आपको दिखने लगेंगे। वो इसी का प्रमाण देते हैं कि इसमें बच्चे यह, क्योंकि वो लॉजिक लगा पाते हैं, वो अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कि हाँ कोई चीज उनके सामने नहीं है उसके बारे में सोच पाते हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, किसी टीचर ने किसी बच्चे को कहा कि मान लीजिए आप जंगल में और आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे। अगर इससे छोटी उम्र का बच्चा होगा तो वो ये चीजें नहीं सोच पाएगा। और इस उम्र में क्या होगा, इस उम्र में बच्चा उससे बचने के उपाय बताएगा कि वहां मैं क्या कर सकता हूं, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ सकता हूं या और भी कोई उपाय बता पाएगा। क्या बच्चा एक्चुअल में जंगल में है या एक्चुअल में उसके आगे शेर आया हुआ है? जी नहीं, लेकिन वो फिर भी उस बारे में, उस सिचुएशन के बारे में सोच पा रहा है। तो यही चीज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है। फिर आता है डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि आपके सामने कोई एक जनरल रूल होता है और उससे फिर आप कोई एग्जांपल्स है वो डिड्यूस करते हैं, आप एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। यहां पर एग्जांपल लीजिए आप, जैसे ग्रेविटी के रूल का। हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे आता है। तो अब मैं आपको 2 स्टेटमेंट्स देता हूं। हम कहते हैं कि ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज नीचे आती है, ये हो गई पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि जब मैंने पेन को ऊपर से छोड़ा तो वो नीचे गिर गया। ये दोनों स्टेटमेंट्स हो गई। तो क्या होगा, हम डिडक्टिव रीजनिंग के तहत ये लॉजिक लगा सकते हैं कि जो पेन है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा। हमने दोनों स्टेटमेंट्स का यूज किया और उसमें से एक लॉजिक निकाला। तो इसमें क्या किया हमने, कोई जो जनरल रूल है, जो जनरल रूल था उससे हम एग्जांपल की ओर बढ़ गए। इसी चीज को हमने डिडक्टिव रीजनिंग कहा है। फिर आता है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन को लेकर जो आप कयास लगाते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटीज उसके बारे में सोचते हैं, वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग होता है। इसको मैं आपको एक बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए कहीं पर भीड़ लगी हुई है, ठीक है, वो भीड़ आपसे मान लीजिए 200 मीटर या 300 मीटर या 400 मीटर दूर है। वहां से ना 3-4 लोग गुजर रहे हैं, ये तो मैं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूं। तो कुछ लोग वहां से कहते चल रहे होंगे, अरे कहीं कोई चोरी तो नहीं करता पकड़ा गया, उसे पकड़कर पीट रहे हो। या कोई कहेगा कि हो सकता है नुक्कड़ नाटक हो रहा हो, कोई कहेगा कि जादू का खेल चल रहा हो, या कोई कहेगा कि क्या पता एक्सीडेंट हो गया हो। यानी कि क्राउड वहां पर एक है लेकिन अलग अलग लॉजिक लगाए जा रहे हैं, यानी अलग अलग पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि उस सिचुएशन में, यानी कि वो क्राउड क्यों इकट्ठी हुई है, उस चीज की अलग अलग पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं। इसका और कोई आप और थोड़ा साइंटिफिक तरीके से कोई एग्जांपल देखना चाहें तो ये हो सकता है कि जैसा कि हम सबको पता है कि एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड होता जा रहा है, तो क्या होगा कि उसकी पॉसिबिलिटीज लगाई जा रही हैं कि जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकता है। तो क्या है कि एक ही सिचुएशन के ऊपर अलग अलग पॉसिबिलिटीज सोचना ही हाइपोथेटिकल थिंकिंग होता है। फिर नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये इन दोनों से मिलकर बना है। इसको मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप उसके थ्रू इसको आराम से समझ जाएंगे। जैसा कि हमने यहां पर देखा हाइपोथेटिकल थिंकिंग में हमने एक एग्जांपल लिया था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, उसकी हमने पॉसिबिलिटीज जानी, वहां तक थी हाइपोथेटिकल थिंकिंग। अब इससे आगे क्या होगा कि जो वो एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है उसको बचाने के लिए हम क्या क्या सॉल्यूशंस ला सकते हैं, हम क्या हम वो बिजली का कंजप्शन कम कर सकते हैं, कार्बन का कंजप्शन कम कर सकते हैं, या फिर हम ईवीज का यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। तो आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले इसके ऑल्टरनेट,
और अब हम क्या करेंगे, उन सॉल्यूशंस के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि मान लीजिए हमने सॉल्यूशन निकाला कि अगर हमें एनवायरनमेंट बचाना है तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, तो हम एडवांटेजेस देखेंगे कि अच्छा इसका ये एडवांटेज है कि ये कोई भी वो बेकार गैस का इमिशन नहीं कर रहा है, या फिर मतलब जितने भी हैं कि हाँ ये इको फ्रेंडली है। फिर डिसएडवांटेजेस में आएगा कि हमें ये बार बार चार्ज करनी पड़ेगी, यानी कि क्या है कि आप कोई भी प्रॉब्लम है उसकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं उसके कारण, फिर उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उन सॉल्यूशंस की भी आप पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि क्या ये फीजिबल है, क्योंकि जो हम अप्रोच ले रहे हैं क्या ये राइट अप्रोच है या फिर नहीं। तो इसी चीज को हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कहा गया है, जिसके अंदर हम किसी सिचुएशन कि हमारे सामने एक सिचुएशन है उसकी हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं, क्या कारण है, फिर उनका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर उन सॉल्यूशंस का भी हम देखते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। यानी इसको एक तरीके से हम साइंटिफिक थिंकिंग भी कह सकते हैं। साइंटिस्ट इस चीज को यूज करते हैं, कोई भी चीज का कोई हल निकालना है तो उस चीज में हमारा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यूज किया जाता है, यानी कि बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, उनको एक को पास किया जाता है, बाकी सारों को कैंसिल किया जाता है, यानी कि बेस्ट अप्रोच को हम यहां पर चुनते हैं। फिर आ जाता है एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म। अब ये क्या है, देखिए एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है कि एक बच्चा जो इस एज में वो आके ये समझता है कि पूरी दुनिया की आंखें उस पर टिकी हैं, वो जो एक्शंस कर रहा है वो सब देख रहे हैं। इसका एक एग्जांपल लीजिए, इस एज का कोई बच्चा है, वो मान लीजिए वो ट्यूशन जा रहा है, स्कूल जा रहा है, वो कोशिश करेगा कि वो अपनी बेस्ट अपीयरेंस में जाए, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पूरी क्लास उसे देख रही है, उसका पूरा स्कूल उसे देख रहा है। वो बीच बीच में अपने कहीं पर बाल सेट करेगा कि नहीं कोई मुझे देख रहा है। या फिर मान लीजिए कि मान लीजिए 4-5 बच्चे एक ग्रुप में इधर बैठे हैं और कोई एक अकेला बच्चा इधर बैठा है और वो एकदम जोर से हंस पड़े, तो बच्चे को क्या लगेगा कि वो उसके बारे में बात कर रहे हैं और तब हंसे हैं, तो वो एकदम से कॉन्शियस हो जाएगा कि कहीं मैं फनी तो नहीं दिख रहा, कहीं मेरे फेस पे कुछ लगा तो नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है कि बच्चा यह सोचने लग जाता है कि जो पूरी दुनिया है वो भाई तेरे को ही देख रही है, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कि तो एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म का हमारा ये मतलब है, और ये हमारी पियाजे की दी हुई आखिरी स्टेज थी। तो हमने पियाजे की पूरी थ्योरी यहां पर कवर कर ली है, और अगली वीडियोस में हम और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज लेकर आएंगे। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।